हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ में। जो हम करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ रहे थे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। इसका कुछ पोर्शन हमने एक वीडियो में पहले कर लिया था, ठीक है। किन्हीं कारणों बस कंप्लीट ना हो पाया, उसी वीडियो का कंटिन्यू यहाँ से है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का टारगेटेड प्लेलिस्ट। उसको खोलिए, आपको सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। बशर्ते ध्यान से आप पढ़ते रहिए, रिजल्ट आप 100% पाएंगे, ये हम गारंटी आपको देते हैं। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, हम चीजों को आसान बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप बुक को और रीड कर सकते हैं। देखो, जिसने बुक खरीद ली है बहुत अच्छी बात है, जो हम समझा रहे हैं उसके बाद बुक को रीड करो, डायमेंशन खुलेंगे आपके। अन्यथा आपने पहले बुक रीड की है, उसके बाद पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा यार कहां तक मैं समझा था, कहां तक सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही, ठीक है। महत्वपूर्ण है कि जो चीजें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं आप तक पहुंचे, जैसे मैं पहुंचाना चाहता हूं वैसे पहुंचे, आप उन चीजों को समझ ले, ठीक है। बड़े बड़े बातें करने से कुछ नहीं होना, बड़ी बड़ी चीजें करने से कुछ नहीं होना है। मेरा टीचिंग लाइन में अनुभव है कुछ वर्षों का, और काफी अच्छा अनुभव रहा अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को कैसे आपको लेके चलना है, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो साथियों, कल एक मेल आया हमको सर, और एक मिनट लेंगे आपका प्लीज, सॉरी, कि आप अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में नहीं बताते हैं, ईटीसी ईटीसी। नेवर मैटर मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मैं आपको चीजें सही तरह पहुंचा दूं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, मैं एमएस सोशियोलॉजी नेट क्वालिफाइड, 2 टाइम्स यूपीएससी प्री क्वालिफाइड, मेंस अटेम्प्टेड, 1 टाइम यूपीएससी मेंस, इस तरह की चीजों की उपलब्धता के साथ मैं आपके साथ में खड़ा हूं, एक अनुभव के साथ में। चलिए वहीं से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, सही तरीके से समझते जाएंगे। शुरू करते हैं। अगला मुद्दा उसी सीरीज में था जो हम लेके चल रहे थे, उइगुर मुस्लिम्स का। उइगुर मुस्लिम्स का ये कई सालों से मुद्दा चलता रहा है दोस्तों। उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा कहां चलता आ रहा है कि कई सालों से चाइना जो है अपने सिंजियांग प्रांत में उइगुर मुस्लिम्स को दबाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। उइगुर मुस्लिम्स को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहां की एक तुर्की प्रजाति, इसका नाम है उइगुर, उसको वहां से मतलब कि बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर ना रखे, वहां डालता है, ठीक है। इस तरह के उन पर दुनिया भर के चाइना जुल्म कर रहा है उइगुर मुस्लिम्स पे। तो आपसे पूछा जाएगा उइगुर मुस्लिम्स कहां से रेट करता है दोस्तों? चीन से करता है, और ये कहां है? सिंजियांग प्रांत में है, सिंजियांग प्रांत में। आपको याद होगा अभी एक मूवी आई थी, मैं ये अलग से बता रहा हूं, मुख में नहीं है। इस मूवी का नाम था मिलान, चाइना का मूवी है। अगर आप मूवी देखने शौक रखते हो तो आपने मिलान मूवी देखी होगी, ठीक है। इस मिलान मूवी को लेकर के इंटरनेशनल बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। बोले क्यों? कि इस मिलान मूवी के कुछ पार्ट की शूटिंग दोस्तों इसी उइगुर जो है जनजाति वाले सिंजियांग प्रांत में हुई थी, दैट्स व्हाई, समझे। मिलान अभी हिंदी में तो डब नहीं हुआ था, इंग्लिश में डबिंग उसकी आपको मिल जाएगी, देखिए अच्छी मूवी है। हाँ, महिला सशक्तिकरण के ऊपर अच्छी मूवी है। इफ यू आर अ फीमेल यू हैव टू वॉच इट, कि कोई एक लड़की भी योद्धा बन सकती है, इस तरह की चीज इसमें है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, ठीक है। तो इसको मिलान से जरूर याद रखिएगा, मिलान। हाँ, तो इसको और रिलेट कर सकते हैं, जैसे चाइना में आपने चाइना कल्चर देखी होगी, तो वहां पे लड़कियां उई उई इस तरह का जो वर्ड होता है ना, तो इनसे उई से बनता है उइगुर, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पे आ जाइए आप, ईरान के खिलाफ एकजुटता। मसला क्या है कि जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन कमीशन, खाड़ी सहयोग परिषद, ये सब जो है एकत्र हो गया है किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। बोल रहा है जनाब आप कतर पर प्रतिबंध को हटा दीजिए। इसने कतर पर प्रतिबंध लगा दिया। मसला बहुत पुराना है दोस्तों, ये तो आपको पता चल जाएगा भाई कि अभी जो है ये किसके खिलाफ हुआ? ईरान के खिलाफ। मसला क्या है? कतर को हटा देना, ये करंट अफेयर्स में आ गया, लेकिन मसला बहुत पुराना है। मसला पुराना है इसलिए सद्दाम हुसैन जी का नाम सुना होगा आपने। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो टीवी पे खबर आती है सद्दाम हुसैन ने कतर पर अटैक कर दिया, कतर पे कर दिया। एयरलिफ्ट मूवी तो देखे होगे ना दोस्तों, एयरलिफ्ट देखे हो? देखे तो मसला ही नहीं है, कतर पर अटैक कर दिया दोस्तों। ये उसका मित्र था, इराक का ईरान मित्र था, उसी माध्यम से इसने आज तक कतर पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। कतर ने जो है हुसैन साहब को गलत किया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। एयरलिफ्ट मूवी से इसको कनेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है। इब्राहिम एकॉर्ड साइन हुआ है। आप समझ सकते हो ये क्यों हुआ होगा? नहीं समझ सकते तो मैं समझाता हूं। इजराइल आप जानते हैं इस समय दुनिया बहुत चर्चित रहा। इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध हुआ। फिलिस्तीन ने दुनिया भर के मिसाइल इजराइल पर दागे और इजराइल ने काउंटर मिसाइल दुनिया भर के दागे और फिलिस्तीन में कई जगह बड़ी बड़ी चीजों को निस्तारण कर दिया। अब इस चीज से दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटीज खिलाफ हो गई इजराइल के और इजराइल में युद्ध करने की धमकी दे रही। कितने ही ताकतवर क्यों ना हो आप, लेकिन बिना सहयोग के आप युद्ध नहीं कर सकते। याद रखना जीवन में, कितने ही आप ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको एलाइज चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको सपोर्ट चाहिए बाहर का। तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा काम दी जाती है। उसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए इजराइल ने ऐसे लोग ढूंढे जो फिलिस्तीन और जो वहां पे अरब है, अरब जो सऊदी अरब वगैरह है, इनकी आइडियोलॉजी से चीजें मिलकर के नहीं चलते। ठीक है, तो ऐसी कंट्री आपको मिल जाएंगी। ऐसी ढूंढने से दुश्मन हर जगह मिलता है, घर के अंदर दुश्मन होता है, ध्यान रखना कभी भी। क्योंकि जितने इंडिया के अंदर युद्ध हुए, दुनिया के अंदर युद्ध हुए, अगर कभी घर का दुश्मन साथ नहीं देता तो कभी युद्ध होते ही नहीं और ना वो जीत मिलती। अगर बाबर को दोष देते हो, है ना, तो फिर दोस्त राणा सांगा को भी देना चाहिए। राणा सांगा ने इनवाइट किया था बाबर को इंडिया में इब्राहिम लोधी बनाने के लिए। गौरी इंडिया में आया तो लाने वाला कौन था बताइए? जयचंद था। जयचंद जैसे गद्दार थे। तो उसी तरह का मान लीजिए शिया सुन्नी को लेकर के इन लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं। इसी वजह से दोस्तों ये जो तीन कंट्री है, दो कंट्री है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरा ये विकसित भी है। विकसित है तो विकासशील के साथ ज्यादा संबंध बना के रखते हैं। मतलब पैसे वाला लोग पैसे वाले के साथ संबंध बनाता है। भाई अगर गरीब है, भाई के साथ संबंध इतना ही रखेगा। खून के संबंध से ज्यादा आर्थिक संबंध आज के महत्वपूर्ण है। देख लीजिएगा अपने आसपास में, समझ में आ जाएगा। यूएई बहुत पैसा वाला देश है इस समय। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन भी ठीक ठाक ही है। इन तीनों के बीच में साइन हुआ है इब्राहिम अकॉर्ड, मतलब शांति समझौता है। क्या है? शांति समझौता है। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, इब्राहिम अकॉर्ड में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो तीन देश है, चौथा ऑप्शन शामिल नहीं होगा, वही प्रश्न हो जाएगा। यह कंफ्यूजन दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में होगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में। सऊदी अरब 100% फिलिस्तीन के साथ है, याद रखना। सऊदी अरब तो सऊदी अरब से एक बढ़ के यूनाइटेड अरब एमिरेट है। ठीक है, चलिए संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मसला यहां पे आप लिख देते हैं NWPT, न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी। न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी, परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि। यह मसला बहुत पुराना है दोस्तों। इस समय क्यों आ गया है? 22 जनवरी 2021 को ये लागू कर दिया गया है। ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि एक सर्वे किया गया, तो उसमें निकल कर आया था, देखो आज दुनिया में इतने हथियार हैं, परमाणु हथियार, इस दुनिया को 9 बार तबाह करके बर्बाद कर सकते। तो फिर बहुत ही बुद्धिमान लोगों ने सोचा, जो बौद्धिक सक्षमता होती है या फिर जो होता है डायस्पोरा होता है, क्योंकि हर देश में कुछ चीज मिलकर के चलती है। एक तरफ सेना होती है तो दूसरी तरफ जो है कूटनीतिक चीजें भी होती है, जो दिमाग से चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं चीजों ने सोच करके बौद्धिक स्तर की चीजों को बताया। देखो जो चीज दुनिया को 9 बार तबाह कर सकती है, वो दुनिया को 9 बार विकास कर सकती है। अगर दुनिया के संबंध अच्छे होते तो फिर क्या होता? ये न्यूक्लियर पावर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये पैसा सब किसमें तो लगता विकास में, ग्रोथ में, दुनिया ग्रोथ करती है। ठीक है, अच्छी संकल्पना है। तो बोलते देखो एक काम करो, सारे देश न्यूट्रलाइज कर दो, सभी देश परमाणु हथियार त्याग दो। जब किसी के पास ही नहीं होगा तो किसी को किसी से डर नहीं। ये न्यूक्लियर पावर का हथियार क्यों बनाया इंडिया ने? पाकिस्तान बना लिया था। आज पाकिस्तान कहता है हमारे पास बटन है, दबा देंगे। तो इंडिया कहता है हम तो खेलने के लिए रखे हैं, हम भी दबा देंगे। ये केवल डराने के लिए है, युद्ध करने के लिए नहीं है। हथियार 2 तरह के होते हैं, सामरिक और स्ट्रेटेजिकल। एक तो होता है जो पारंपरिक होते हैं, बंदूक हो गया, आर्टिलरी गन हो गया, गोला दागने वाला टैंक हो गया। ये पारंपरिक युद्ध है, जो हम पहले इनको भेजा है, न्यूक्लियर हथियार नहीं दबाया जाएगा। लास्ट विकल्प है न्यूक्लियर हथियार, अंतिम विकल्प। कुछ नहीं बचेगा तो ये चलेगा। ठीक है,
तो इनका मानना था कि सब अपना हथियार त्याग दें। ठीक, ये लागू हो गई है 22 जनवरी 2021 को। थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा तभी आप समझ पाएंगे, डायरेक्ट डेट याद नहीं रख पाएंगे। मसला क्या है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, इस वजह से बताना मैं करूंगी दोस्तों। तो इसमें 9 देशों को छोड़कर सबने इसको लागू कर दिया है। ये 9 देश में इंडिया भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, मैं आपके आईआईटी क्लास ले रहा हूं, बड़ा इसको बड़ा डिटेल में आपको समझा देता कौन कौन से 9 देश हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने कहा भैया हम परमाणु नहीं त्यागेंगे, पाकिस्तान नहीं त्याग रहा, यूएसए नहीं त्याग रहा, ये सब नहीं त्याग रहा, तो हम भी नहीं त्यागेंगे। इस वजह से इंडिया ने भी नहीं त्यागा है। इस संधि में शामिल तो है लेकिन त्याग नहीं रहा। बोला आगे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यहां तक हम रोक देंगे। ये कहना है इंडिया का एनडब्ल्यूपीटी के माध्यम से। समझ गए दोस्तों? ठीक है, आईआईटी क्लास में विस्तार रूप से बता देंगे। आईआईटी का क्लास में होता है या मेंस के लिए होता है, बिल्कुल विस्तार रूप से इसको बताएंगे आपको। यहां तक था, ये तो एक लाइन दे रखी है आपके नोट्स में, बुक में। हमारा कोशिश है आपको फुल बना देना। आगे आ जाओ, हम ये ब्रिटेन एग्जिट वाला तो पिछली वीडियो में कर चुके थे दोस्तों, दोबारा बता देते हैं। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना ब्रेक्जिट कहलाया। ठीक है, वीडियो का खिचड़ी दूसरा कुछ नहीं है। अगला मुद्दा आ जाओ दोस्तों, अब एक तो लिस्ट निकाला है यूएसए। क्या निकाला है? लिस्ट निकाला है यूएसए दोस्तों। यूएसए एक लिस्ट निकाला है। ठीक है, ये मुद्दा लेके चल रहे हैं हम, करेंसी मैनिपुलेशन। ठीक है, यूएसए एक लिस्ट निकाला है जिसमें उसने 10 देशों का सूची जारी किया। 10 देशों को क्या जारी किया है? सूची। और बोल रहा है इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया भी शामिल है, चाइना को बहुत पहले से इसमें रखता है। तो अब ये मसला है क्या करेंसी मैनिपुलेशन का? देखो, इकोनॉमी अगर आप समझेंगे तो आप जानेंगे करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है। चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है। क्या करता है? डिवैल्यूएशन करता है। मतलब उसका करेंसी दोस्तों सस्ता हो गया। मान लो हमारा करेंसी क्या हो गया? सस्ता हो गया, सपोज कर लेते हैं। या ये हम समझो कि जब 50 रुपए का $1 आता है, एक स्थिति ये है। दूसरा, हमारी करेंसी का वैल्यू और गिर गया तो मान लीजिए 70 रुपए का $1 आता है। ठीक है, ये स्थिति हो गई कि पहले $1 कितने का था? 50 का। कितने का? 70 का। लेकिन बोला सर से फायदा क्या हो रहा है? मान लीजिए जिस देश ने इसको किया है, इसके आसपास चाइना को लेते हैं। चाइना ने जानबूझ के जो 50 की होना चाहिए उसको 70 कर दिया। उससे क्या हुआ? मान लीजिए चाइना में यूएसए का कोई प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट की कीमत थी $10। एक शर्ट आई, उसकी शर्ट की कीमत क्या थी दोस्तों? $10 आई। चाइना में कितने में बिकेगी ये शर्ट? 500 में बिकेगी। ठीक है, अब डिवैल्यूएशन हो गया है, $70 का हो गया है। अब ये शर्ट आई, अब ये शर्ट अब कितने में बिकेगी दोस्तों? 700 रुपए में। वही शर्ट जो पहले 500 में बिक रही थी, अब चाइना में कितने में बिकेगी? 700 में। तो आपको क्या लगता है चाइना का कंज्यूमर क्या वो शर्ट खरीदेगा? अगर चाइना के कंज्यूमर को उसी के देश का शर्ट 600 रुपए में अच्छा मिल जाता है तो वो 700 रुपए का यूएसए का शर्ट क्यों खरीदेगा? इसका मतलब डिवैल्यूएशन होने से क्या होता है? इंपोर्ट, आयात घट जाता है। समझ गए? ठीक है, एक डायमेंशन समझ गए, इतने समझ लो। इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहे हैं इस वजह से। तो कुल मिलाकर के जानबूझ के जो देश करते हैं ये गलत है। इससे इंटरनेशनल व्यापार घटने में जाता है, दूसरे देशों को नुकसान होता है। क्योंकि आयात हर देश चाहता है कि हमारा चीजें आए कम, हमारे यहाँ से निर्यात ज्यादा हो, इस वजह से। ठीक है, इसने जो है हरामखोर में इंडिया को भी शामिल कर दिया है यूएसए ने। ये गलत किया है। इंडिया डिवैल्यूएशन नहीं करता है जानबूझ के। इंडिया अपनी करेंसी को मार्केट में छोड़ रखा है, मार्केट के हिसाब से चलती है। ये जानबूझ के इंडिया को शामिल किया है। ठीक है, ऐसा ही है भैया। अब ट्रंप जी चले गए हैं, हमारे जो पीएम साहब थोड़ा सा फ्लो में बोले आपके साथ ट्रंप सरकार, तो थोड़ा वो तो झेलना पड़ेगा ना। तो वही है डिवैल्यूएशन का। समझ गए मसला? ठीक है, इंडिया को शामिल कर दिया, इतना याद रखेंगे। चाइना पहले से था उसमें। आगे आ जाओ दोस्तों, अर्जेंटीना ने फिलहाल क्या किया है दोस्तों? गर्भपात। ठीक है, गर्भपात को वैधानिक अनुमति दे दी कि हाँ भैया गर्भपात करा सकते हैं। ठीक है, कौन कर दिया है? अर्जेंटीना। 14 सप्ताह तक का गर्भ करते हैं तो आप गर्भपात कर सकते हैं। वहीं आयरलैंड ने इससे पहले दी थी। मसला काफी गहरी वाला था आयरलैंड में, लेकिन उसने दे दी थी 12 सप्ताह। मसला क्या है दोस्तों? इन दोनों देशों में इतना क्या बड़ा इशू हो गया कि मतलब गर्भपात को वो लीगल बना दिया, तो मतलब करंट अफेयर का सवाल बन गया। ये सारे देश जो है इस्लाम
क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में गर्भपात को अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत खराब माना जाता है क्रिश्चियनिटी के आइडियोलॉजी में। इस वजह से ये देश अनुमति नहीं देते थे, ठीक है। फिलहाल ये दिए हैं 1795 का बन गया। अर्जेंटीना अभी दिया है, आयरलैंड थोड़ा पहले दिया है। अब हम इसको इंडिया के एस्पेक्ट में समझ लेते हैं, बुक मैंने दिया है। इंडिया में क्या है, इंडिया में दोस्तों गर्भपात को अनुमति है 24 हफ्तों तक का आप गर्भपात कर सकते हैं। पहले ये 20 हफ्ते था, रिसेंटली इसको अपडेट किया है तो 24 कर दिया, 20 से 24 कर दिया, ठीक है। चल आगे बढ़ो। अभी एक नया गठबंधन हुआ है, गरीबी उन्मूलन गठबंधन, मतलब पूरी तरह से गरीबी खत्म कर देना है। ये कौन किया है, यूनाइटेड नेशन, यूएन किया है, ठीक है। और भारत इसका संस्थापक सदस्य, दोस्तों केवल इतना याद रखेंगे कि भारत इसका संस्थापक सदस्यों में शामिल है। हाँ भाई हम भी शुरू करते हैं, इसकी स्थापना हो रही थी क्योंकि भारत संस्थापक सदस्यों में शामिल है। तो तुझे जाएगा गरीबी उन्मूलन संगठन किसका इनिशिएटिव है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन का है, यूएन का है। प्रश्न ले जाएंगे हल करके, अच्छा बहुत अच्छा। अगला मसला देखिए दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन जो क्या है दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन में महिला सशक्तिकरण और महिला के ऊपर होने वाले अपराध, हिंसा, इन सब से रोकथाम की बात की जाती है। फिलहाल पोलैंड इससे अलग हो गया है। कौन अलग हो गया है, पोलैंड, ठीक है। पोलैंड इससे अलग हो गया है, महिलाओं की बात चल रही है, पोलैंड इससे अलग हो गया है, ठीक है। समझ गए क्या मसला है, आगे आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मसला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फाउंडर ही इंडिया और कौन था, फ्रांस था। इसका फाउंडर इंडिया फ्रांस है दोस्तों। इस वजह से इसमें रिसेंटली दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुए हैं डेनमार्क, इससे पहले ग्रीस शामिल हुआ, डेनमार्क शामिल हुआ है, ठीक है। देखो दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ इनका उत्खनन भी कम होता जा रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन कब तक जमीन के अंदर से निकालिएगा। वहीं इसलिए दुनिया को एक नए सोर्स की जरूरत है, एक नया ऊर्जा स्रोत की जरूरत है। वो ऊर्जा, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो एक लाइन बड़ी काम की है, ये है दोस्तों कि आजकल जो संसाधन है वो प्राचीन संसाधनों की तरह न रह करके उन्हें खोजना पड़ता है। जैसे सूर्य की धूप पहले भी थी, लेकिन क्या सूर्य की धूप को एक संसाधन यूज कर सकते थे? जब संभव हुआ, जब जो है सोलर पैनल का इजाद हो गया, तो सूर्य की धूप का इस्तेमाल करके क्या हुआ, इससे भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इसका मतलब जो एरिया समझा था किसी काम का नहीं, वो सबसे काम का निकला। राजस्थान वाला एरिया जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, बहुत काम का एरिया निकला है दोस्तों। संसाधन कहां मिलते, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों इन दोनों देशों ने मिलकर के इनिशिएटिव शुरू किया। इंडिया इस वजह से क्योंकि इंडिया के पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, हम जो है 23.5 डिग्री तक हमारे पास सूरज की धूप है, जीरो से। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, देख लेना कहां तक सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, इंडिया का पार्ट आता है। तो इंडिया में तो आराम से हो सकता है, सोलर पैनल लगा करके लंबा हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये जो है ऊपर वाले देश हैं, डेनमार्क वगैरह, ग्रीस वगैरह, ये सब गरीब देश हैं, इनके पास सूरज की किरण टेढ़ी जाती है, ठंडी पड़ती है, इनके पास ये संसाधन नहीं है कि वो सोलर पैनल लगा के ऊर्जा का इजाद कर सके। इंडिया के पास बहुत बड़ा है, इंडिया में नो डाउट जो है करीब 150 दिन की लगभग धूप होती है, 150 दिन की लगभग धूप है इंडिया के पास में, तो और दुनिया के देशों के पास ऐसा नहीं है। इस वजह से आकर के शामिल हुए। और दोस्तों ये तो रिसेंटली शामिल हुए हैं। एक दो चीजें और बता देता हूँ, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, वो प्रश्न देखो यहाँ से ये बन सकता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है आपको पता होगा, हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय, ठीक है दोस्तों, समझ गए हो गए। और इंडिया फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। एमएल मैक्रोन में भी उस समय थे, एमएल मैक्रोन साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत विकासशील देशों की सूची से बाहर, बोला सर बड़ी खुशी की बात है, विकासशील देशों की सूची से बाहर हो, विकसित हो गया। बोला खुशी नहीं है, ये हरामखोरपन है। किसका दोस्तों, यही यूएसए का। देखो ये क्या कर दिया है, इंडिया को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया। कैसे? विकासशील देशों को उसके देश में कुछ छूट और रियायतें प्रदान थी, मतलब कि अगर विकसित देशों पे किसी चीज पे टैक्स जो है वसूल जाएगा 20%, तो विकासशीलों पे जो है 15% टैक्स वसूल हो जाएगा। और जब 15% टैक्स वसूल हो जाएगा तो हमारे पास उसके मार्केट में जाकर बार्गेनिंग क्षमता बढ़ जाती है। जैसे सपोज करिए हम कुछ 100 रुपए की चीज उसके यहाँ ले गए,
और वो 20% उस पर टैक्स लिए, वो चीज 120 की हो गई दोस्तों। यही चीज हमने 100 रुपए की यहाँ ले गई, ठीक है, यहाँ पे गया तो दोस्तों 115 रुपए की हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मिनिमम 10% भी अगर गेन करने की कोशिश करें तो 12 रुपए होता है, तो 12 रुपए गेन करेंगे दोस्तों तो कितना हुआ, 2 3 132 रुपए की वो चीज कम से कम बेचेंगे तो हमें 10% का गेन होगा। वहीं यहां पर अगर हम 11.5 6 2 126.4 रुपए की वो चीज बेचेंगे तो हमें कितना गेन हो जाएगा दोस्तों, 10% का गेन हो जाएगा। समीकरण समझाता हूं दोबारा। कोई चीज 100 रुपए की है, हम लेकर गए यूएसए में, सपोज करो हम विकसित देश थे, 20% का टैक्स लगाया, चीज 120 की हो गई, हमने उस पर 10% का लाभ देकर उसको 132 रुपए में बेच दिया। वहीं दूसरी स्थिति विकासशील देशों के लिए 15% टैक्स लिया, चीज 115 रुपए की हो गई, अब उस 115 रुपए पे हमने 10% का प्रॉफिट लिया, चीज 126 में बेच दी। हमको क्या फायदा हो जाता था विकासशील देशों को, देखो साहब अगला चीज बेच रहा है 132 रुपए 132 की, हम बेच रहे थे 126 रुपए की, हम इसको 128 तक भी बेच सकते थे। क्यों? हमारे पास मार्केट में जब हम चीज लेने जाते हैं दोस्तों, मान लो शर्ट को खरीद रहे हो, सेम शर्ट है, एक तो दुकानदार दे रहा है 400 रुपए का और एक दे रहा है 600 रुपए का, आप किससे खरीदेंगे? 400 वाले से खरीदेंगे ना। तो बस वही समझ लीजिए, वही क्वालिटी है, वही चीज है, एक तरफ मिल रही है 128 की, एक तरफ मिल रही है 132 की, किससे खरीदा जाएगा? 28 वाले से। फिर भी ये प्रॉफिट 10% से ज्यादा कमा गया और चीजें हो गई। मैंने क्या बोला, भारत इससे बाहर है, भारत को हम एज ए विकसित ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये 2 मसले अमेरिका ने किए हैं, समझ गए दोस्तों। चल आ गया, जब फटाफट खत्म करते हैं चीजों को, समझ रहे होंगे ना, तो मैं चलो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। चल 1-2 मुद्दे और फटाफट खत्म कर लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, वीडियो को इसका लास्ट तक नहीं देखिएगा, करंट अफेयर वो समझ में नहीं हो पाएगी, तो हम आपको कराना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो सोच वैसी रखिए। क्रिएटिव, ऑस्ट्रेलिया बीआरआई वन रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है। आप बोलिएगा सर कहां ऑस्ट्रेलिया नीचे थोड़ा सा लटका हुआ ये प्राइवेटी और कहां चाइना का वन रोड इनिशिएटिव, ये कहां शामिल हो गया? दोस्तों ये भी तो अपना माल भेजता है, समुद्री रास्ते भेजेगा, यूरोप वगैरह देशों से अगर अपना व्यापार करेगा तो ये परियोजना शामिल हो जाएगा, तो आगे चलकर उसका लाभ उठाता। ये अलग हो गया है दोस्तों, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे आ जाओ। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट अभी पारित हुई है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 पारित हुई है। इसको पारित कौन करता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन, UNFPA, ठीक है, ये इसको पारित करता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एजेंसी, ये इसको पारित करती है दोस्तों। याद क्या रखना है, पहला इसको पारित कौन करता है? मैं एब्रिविएशन जानबूझ के लिखा हूं क्योंकि एब्रिविएशन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूरा नहीं देगा, एब्रिविएशन दे देगा UNFP। ये जो F है साइलेंट है, एब्रिविएशन में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एजेंसी है, ये लिखा होगा उसकी फुल फॉर्म UNFPA है, ठीक है। एब्रिविएशन जानबूझ के दिया हूं, ठीक है, ताकि पीसीएस वगैरह एग्जाम पूछा जाता है, डायरेक्ट आता है। दूसरा इसका थीम क्या था? इसका थीम था माय बॉडी माय ओन। दुनिया भर की जनसंख्या की बात हो रही है, माय बॉडी माय ओन, मेरा शरीर मेरा खुद का है, ये है, ठीक है। जैसे आजकल सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाले नहीं बोलते ना, मेरी मर्जी कुछ भी पहनी कैसे ही पहन, ठीक है, वही पहनी की दिक्कत, ठीक है, माय बॉडी माय ओन। अब देखो ये दूसरा मसला, स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुर्का और नकाब आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं पहनेंगे, ये कौन बोल रहा है? स्विट्जरलैंड ने बोल दिया है, समझ गए दोस्तों। बुर्का जो पहन लेते हैं ना, इस्लाम में बुर्का की मान्यता है कि महिला बुर्का पहनकर कहीं बाहर जाएंगी। और नकाब मतलब कि जैसे कि आप मास्क लगा लिया, आजकल तो मास्क मजबूरी हो गया, वैसे नकाब पहनना ये सब अलाउड नहीं है स्विट्जरलैंड में। अब इससे पहले किसी और ने ऐसा किया है? बिल्कुल किया है साहब, फ्रांस में। हमारे देश में क्या है दोस्तों? हमारे देश में धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, लेकिन एक अलग मोड है। देखो राज्य किसी धर्म का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसी के खिलाफ भी नहीं जाता। कहने का मतलब आप सिख हैं, बिल्कुल अपना पगड़ी पहनिए, अपने 5 चीजें रख सकते हैं, कृपाण भी रख सकते हैं, तलवार भी रख सकते हैं, निहंग सिख तलवार भी रखते हैं,
ठीक है, आप हिंदुइज्म में हैं, आप त्रिशूल रख सकते हैं, हमारे महात्मा साधु जैसे रहना चाहे वैसे रह सकते हैं, अगर आप नागा साधु हैं तो निर्वस्त्र भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस धर्म से हैं वैसी मान्यता आपकी मान कर दिया। लेकिन फ्रांस वगैरह क्या कहता है, देखो सबके लिए बराबर है, कोई धर्म है अपने घर में फॉलो कीजिए, सारा हिंदुस्तान में सब हमारे लिए बराबर हो, सारे सब हमारे बराबर हो, अपने घर में आप कोई भी धर्म फॉलो करिए, आपकी मर्जी, आप बुर्का पहनना पहनिए, आप नकाब पहनना पहनिए, आपको जो करना करिए, लेकिन सारे हिंदुस्तान में हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। इवन आप कोई धार्मिक चिन्ह भी डाल नहीं चल सकते, कोई धार्मिक चिन्ह डाल नहीं चल सकते, क्रॉस है, खालसा चिन्ह है, नहीं डाल चल सकते, वो सारे हिंदुस्तान में कोई धार्मिक नहीं, सब बराबर हो, ताकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके, ये इनका मानना है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस इससे पहले कर चुका है दोस्तों 2004 में, ठीक है। हमने ये जो मुद्दा है इसको बड़े अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि क्वालिटी कंटेंट उन तक भी पहुंच सके। चलिए मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।